टाइप की वेलोसिटी देखी थी अभी तक के, आप लोग को ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इसका रेशियो भी पूछता है। 3 टाइप की वेलोसिटी होती है गैस के, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सबसे पहली वेलोसिटी कहलाती है VRMS, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ सी से लिखा है, आप लोग वी लिखना है इसको, VRMS, वी एवरेज और वी मोस्ट प्रोबेबल। एक होती है RMS वेलोसिटी, उसके बाद होती है एक एवरेज वेलोसिटी, और एक तीसरी वेलोसिटी होती है हमारी कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक्चुअली होता क्या है, गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, सब सेम स्पीड में नहीं चलते हैं। इसमें से ना 70 to 80% ऐसे होते हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की स्पीड है, तीनों का हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया था, आपको फॉर्मूला ही याद रखना है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। अब यहां से आप देखो, अगर इनका रेशियो आपसे पूछा जाए कि VRMS टू द V एवरेज टू द V मोस्ट प्रोबेबल, ये कितना है, आइए आइए, गुड इवनिंग। VRMS टू द V एवरेज टू द V मोस्ट प्रोबेबल, ये कितना है? तीनों का अगर मैं एक के नीचे एक रख दूं तो देखो, सब में ऊपर R कॉमन दिख रहा है, सब में T ऊपर कॉमन दिख रहा है, सब में नीचे M कॉमन दिख रहा है, सब कट जाएगा और इनका रेशियो क्या बचेगा? पहले वाले में क्या बच जाएगा? √3। दूसरे वाले में क्या बच जाएगा? √8/पाई। बाकी सब तो कट गया, देखो RT 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 M कट गया, और ये क्या बचेगा? √2। तो ये इनकी वेलोसिटी का रेशियो होता है, ये इनकी वेलोसिटी का रेशियो होता है। ये हम लोगों को याद रखना है, ये सीधा रेशियो पूछता है। ठीक है, चलो इसके बाद है नेक्स्ट, कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं। लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक रिजल्ट निकाला था, वो रिजल्ट क्या था? प्रेशर इज इक्वल्स टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछ चुका है अभी तक के, तो इसका डेरिवेशन तो खुद एक इंपॉर्टेंट चीज है, वहां से मैं डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर रहा हूं। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अभी याद करना है पूरा। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको मैंने लिख दिया मास पर यूनिट वॉल्यूम VRMS का स्क्वायर। ये कैपिटल V है वॉल्यूम, और ये छोटा भी है वेलोसिटी वाला। अब देखो यहां पे लिख देना वेयर M इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस, ये टोटल मास है। वॉल्यूम को मैं इस साइड लेके आ जाता हूं, तो क्या बन जाएगा? ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 मास इंटू VRMS का स्क्वायर। यहां तक के तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे भी आप स्टार्टिंग में लिख लेना कि सारा कैलकुलेशन हम किसके लिए कर रहे हैं? 1 मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस के लिए कर रहे हैं। और लास्ट में उसको क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, तो एक मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा। 50 बच्चों की क्लास में 50 बच्चों के लिए एनर्जी निकाल लूंगा, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 50 करूंगा तो एक बच्चे की एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं किसके लिए? फॉर 1 मोल ऑफ गैस, लिख लेना फॉर 1 मोल ऑफ गैस प्रेशर इज गिवन बाय, या प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय गैस इज 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। तो यहां तक के हम लोगों ने कर लिया। अब देखो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ये होती है PV इज इक्वल्स टू nRT, PV इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए हमने? ऑलरेडी 1 लिया हुआ है, तो PV इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख दूंगा? डायरेक्ट RT। वहां PV को रिप्लेस किया RT से, यहाँ पे लिख दूंगा RT। तो RT इज इक्वल्स टू 1/3 मास RMS का स्क्वायर। ऐसा लिखने में मजा नहीं आ रहा है, उसको उस तरफ और इसको इस तरफ लिख लेता हूं। ठीक है, तो 1/3 मास RMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। यहाँ पे देखो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, किसी की फॉर्मूले में आता है क्या? मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर किसमें? काइनेटिक एनर्जी में आता है, लेकिन वहां पे हाफ भी होता है। तो चलो एक काम करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं और दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3 को वहां भेजूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 3RT, और ये क्या बच जाएगा? MRMS का स्क्वायर। अब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्यों? क्योंकि मुझको इस साइड पे ना काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो यहां पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, यहां पे आ जाएगा 2। तो ये एक हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है।
कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन ये किसकी है? टोटल मास की एनर्जी है, टोटल मास। हमने देखो पूरा का पूरा मास उठा के रख लिया एक मोल का, हमको एक मॉलिक्यूल का निकालना है। तो यहां तक के लिखो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। हो गया, इसको याद रखिएगा। 1/2 कैपिटल एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी। यहां तक के हम लोग पहुंच गए थे। अब देखो ये इसमें 1/2 एम, इसमें एक मोल में टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? हाँ, उसको हम अवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं, है ना। तो हमने 1 मोल ऑफ गैस ली है, तो टोटल उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। अवोगाड्रो नंबर क्या है? 6.02 × 10⁻23। जैसे एक दर्जन में 12, वैसे एक मोल में कितने होते हैं? इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इतना लंबा चौड़ा लिखने से अच्छा है कि हम एन लिख देंगे, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर। और टोटल इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, हर एक का मास हमने क्या लिया था बहुत पहले? एक का मास होता है स्मॉल एम। पूरी की पूरी गैस का मास क्या लिया है यहाँ पे हमने? कैपिटल एम। देखो लिखा है मैंने, वेयर एम इज द टोटल मास ऑफ गैस, और स्मॉल एम क्या हो जाएगा? एक एटम का मास। तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, Na इंटू एम, ये टोटल मास होगी। एक स्टूडेंट का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल मास आ गया, इंटू पी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 आर टी। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज, हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर, ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये? काइनेटिक एनर्जी किसकी? मास किसका लिया है तुमने? एक मॉलिक्यूल का। तो ये एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आ गई। और ये Na कहां जाएगा? इस साइड, 3/2 R अपॉन एन ए इंटू टी, जहां पे R अपॉन Na को हम एक नया नाम दे देंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख लूंगा? K। हाफ एम वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, इसको हम के भी बोलते हैं और केबी भी बोलते हैं, बी नीचे छोटा सा लगा देना, बोल्ट्जमैन ने इसको निकाला था। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं 3 kb इंटू टी। किसी किसी बुक में इसको सिर्फ के भी लिखता है, समझ जाना कि के क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहां से आ गई हमारी ये एक्सप्रेशन। ये किसकी एनर्जी बता रहा है हमको? एक मॉलिक्यूल की। ये किसकी बता रहा था? पूरी की पूरी गैस की। तो यहाँ पे देखो, अगर उसने पूछा 1 मोल की बताना है एनर्जी, तो ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब यहां से देखो, इस फॉर्मूले से हमारे रूम का टेम्परेचर जो है वो कितना है? मान लो 300 केल्विन। तो हम किसी भी टेम्परेचर के ऊपर गैस की आरएमएस वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है? इट्स काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी कि इस रूम के मॉलिक्यूल्स किस स्पीड में चल रहे हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि इस रूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस स्पीड में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, सारी की सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो आपको एट रूम टेम्परेचर VRMS ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, हाफ VRMS का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 kBT। और केबी क्या होता है? R अपॉन Na की वैल्यू तो सबको पता है, R की वैल्यू भी कितनी होती है? 8.31।
तो उसकी भी वैल्यू पता है हमको, इसके नीचे की Na की भी वैल्यू पता है, और टेम्परेचर कितना होता है सराउंडिंग का, ऑलमोस्ट 300, है ना। यहाँ पे आपको मास रखना है, मास। तो यहाँ पे हम लोग मास किसका रखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। 79% नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास हम लोग रख देते हैं, तो हमको उसकी वेलोसिटी मिल जाती है, और उसकी वेलोसिटी मिलती है करीब करीब 594 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी स्पीड कितनी है, आरएमएस स्पीड 594 मीटर पर सेकेंड, 594 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक मिनट, वी आर एम एस 594, 594 या मेरे ख्याल से 516 है। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज पुट कर लेंगे, 3/2 KB T अपॉन M। हमें KB की वैल्यू पता है, KB की वैल्यू 8.31 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 से हम लोग निकाल सकते हैं। T को हमने 300 केल्विन एज्यूम कर लिया है, स्मॉल m भी हमको पता है। तो जब आप रखोगे ना, इसको हटा दो स्क्वायर, तो हमारी जो यहाँ पे गैस भरी हुई है करीब करीब ना, ये 516 मीटर पर सेकंड इतने के आसपास आता है। तो यहाँ के मॉलिक्यूल्स 516 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। एक बात बताओ, इतनी स्पीड से सब चल रहे हैं, ये अर्थ को छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकल जाते? क्योंकि अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और ये तो कहाँ है, अभी तो 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड पे, इसीलिए ये छोड़ के भाग नहीं पाते। लेकिन मून में उल्टा है, मून में जो टेम्परेचर रेंजेस हैं, वहां पे दिन में टेम्परेचर ना 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। उतने हाई टेम्परेचर पे जो आरएमएस स्पीड होती है ना गैसेस की, वो बहुत हाई होती है। और मून है छोटा सा, उसकी ग्रेविटी कम, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, बहुत कम है। तो वहां पे इसलिए गैसेस निकल जाती है बाहर, उनके मॉलिक्यूल्स इतनी स्पीड में मूव कर रहे हैं जो मून के एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है, इसलिए मून का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे रीजन, इसी चैप्टर में पूछ सकता है कि मून के पास कोई एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे मून में जो गैस अगर होगी उसकी आरएमएस वेलोसिटी उसकी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा है। हाँ, एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, इसलिए सारी गैसेस उसको लीव करके चली गई, ठीक है। लिख लो स्टार पॉइंट, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, व्हाई देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। आंसर लिखना, आंसर, the escape velocity of gases, the escape velocity of gases on moon is lower than that of RMS speed hence molecules of gas easily escape gravitational field of moon, इसलिए वो आराम से छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, एक कुछ साल पहले एक सैटेलाइट है, मतलब नासा ने एक सैटेलाइट के ऊपर मतलब वो जो होते हैं ना मीटोराइट्स, उसके ऊपर एक हमारा सैटेलाइट भेजा था। वो सैटेलाइट का एक ही काम था, उसको टच करना है, थोड़ा जोर से टच करेगा, वहां पे जो उसका जितना भी डस्ट वगैरह पत्थर वो उड़ेंगे, वो उसको खींच लेगा, अपने अंदर रख लेगा और वापस आ जाएगा। तो इतना छोटा सा था वो जो एस्टेरॉइड था कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी थी वो थी 0.02 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर तुम उसके ऊपर खड़े होकर थोड़ा सा कूद भी गए ना, तुम निकल जाओगे। एटलीस्ट हम लोग 5-6 मीटर पर सेकंड की स्पीड तो चलती है। तो टच किया उसने, उसको बाउंस बैक इतनी स्पीड मिली कि निकल लिया। एस्केप वेलोसिटी इतनी छोटी हो जाती है, साइज जैसे जैसे कम तो एस्केप वेलोसिटी भी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा है क्या नेक्स्ट। तो यहाँ तक के हम लोगों ने समझ लिया, वी आर एम एस इज इक्वल टू √3/2 KB T अपॉन M। तो केबी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एन ए, ये चीज याद रखना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने लिखवाया नहीं क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वेयर केबी इज
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डिफाइन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे गैस कांस्टेंट R डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इज नोन एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज डिनोटेड बाय KB। अब इसके बाद है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के बाद ही ना हम लोग मैक्सवेल का एक लॉ पढ़ सकते हैं, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी वाला। तो पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि मान लो ये एक एटम है, कोई गैस होती है मोनो एटॉमिक, जैसे कि आर्गन, आपने AR2 कभी नहीं सुना होगा, जैसे O2 पढ़ा है, N2 पढ़ा है, AR अकेले घूमती है, इसके एटम्स अकेले घूमते हैं, तो ये कैसी गैस है? एक मोनो एटॉमिक गैस है। अब ये मोनो एटॉमिक गैस का ये जो मॉलिक्यूल है, आइए अब मैं आप लोगों को रूल बता रहा हूं। रूल, अपनी जगह गोल गोल घूमने को घूमना नहीं कहते, समझ गए? अपनी जगह गोल गोल घूमने को हम लोग घूमना कंसिडर नहीं करेंगे। घूमेगा कौन? जो ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है एक सर्कल। अपनी जगह घूमने को घूमना नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखो जैसे कि ये पेन देखो, ये पेन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल समझ लो, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल समझ लो, ये दो मॉलिक्यूल्स है। अगर ये ऐसा रोटेट करेगा तो ये भी अपनी जगह रोटेट कर रहा है, ये भी अपनी जगह रोटेट, क्या ये आजू बाजू के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करेगा? नहीं, तो इसको हम लोग घूमना नहीं कहेंगे। हाँ, अगर ये ऐसे घूमे, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ है, ये आजू बाजू वालों को डिस्टर्ब करेंगे, तो इसे हम घूमना कहते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल है हवा में, ये लटक रहा है। अब देखो ये बाकियों को कैसे डिस्टर्ब कर सकता है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में जाए तो डिस्टर्ब कर सकता है ऑब्वियसली, वाई डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्टर्ब कर सकता है, हाँ। अगर जेड डायरेक्शन में जाएगा तो डिस्टर्ब कर सकता है, हाँ। अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट अपनी जगह पे घूमे तो इसे घूमना कहोगे? नहीं। वाई के अबाउट नहीं, जेड के अबाउट नहीं। मतलब इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है, इसी से बाकी सब डिस्टर्ब होंगे। तो जितनी भी मोनो एटॉमिक गैस होगी, जैसे यहाँ पे नियॉन का एग्जांपल लिया है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 3। आपको ये नहीं पढ़ना है कि कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। याद है हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, 3 पढ़ा था, डाई एटॉमिक के लिए 5 पढ़ा था। तो यहाँ पे वो समय आ गया जब हम देखेंगे कौन कौन से डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अभी मैं बताऊंगा, सुन के आप लोग भूल जाएंगे, आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे, ठीक है? ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 6 और ये होता है 7, ठीक है? अब देखते हैं डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस फॉर एग्जांपल HCl है। HCl, ये 2 एटम्स जुड़े हुए हैं, ये 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो देखो इसमें 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशनल। ये देखो ये 2 एटम्स आपको दिखा रहा हूं, ये जो मेरी फिस्ट है इससे आपको 2 एटम समझ में आ रहे होंगे। ये ऐसे जाके बाकियों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक्स, वाई में जाके डिस्टर्ब कर सकते हैं, जेड में जाके डिस्टर्ब कर सकते हैं। हाँ, अगर ये जेड के अबाउट गोल घूमेंगे तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर ये वाई के अबाउट घूमेंगे तो डिस्टर्ब कर सकते हैं, अगर ये एक्स के अबाउट घूमेंगे तो डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल, ये कितना हो जाएगा? 5। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ट्राई एटॉमिक गैस है, जैसे कि H2O वेपर, इसमें 3 एटम्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन के, 1 हाइड्रोजन का। ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, 108 डिग्री एंगल इनके बीच में होता है। ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है। ये सब के सब एक्स में जाएंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, ये सब के सब वाई में जाएंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, जेड में जाएंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। अगर ये जेड के अबाउट रोटेट करेगा तो डिस्टर्ब करेगा, हाँ। सिर्फ ऊपर वाला अपने एक्सिस पे घूम रहा है, लेकिन ये दोनों तो बाकी घूम रहे हैं ना, बाकियों को डिस्टर्ब करेंगे, हाँ। इसके अबाउट डिस्टर्ब कर सकता है। क्या ये वाई एक्सिस के अबाउट घूमेंगे तो डिस्टर्ब कर सकते हैं? हाँ, डिस्टर्ब कर सकते हैं। और कौन सा बच गया? एक तो ये हो गया, ऐसे करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक ऐसे करके डिस्टर्ब, और एक ऐसे करके भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो देखो आपके तरफ जो एक्सिस आ रहा है उसके अबाउट रोटेट कर दिया, ये एक्सिस कौन सा हो गया? मान लो एक्स हो गया। ये एक एक्सिस ऊपर की तरफ होगा, उसके अबाउट मैंने रोटेट कर दिया, और एक एक्सिस क्या होगा? ऐसा होगा इस दीवार की तरफ, उसके अबाउट भी हमने क्या कर दिया? ये ऐसे करके रोटेट कर दिया। ये देखो उसके अबाउट ही रोटेट हो रहा है। तो ये देखो 3 इसमें हो जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल कितना हो जाता है? आपको याद रखना है, ट्राई एटॉमिक गैस 2 टाइप की होती है,
एक होती है लीनियर, मतलब उसके सारे मॉलिक्यूल्स एटम्स एक लाइन में होते हैं, और एक में कैसे होते हैं, इस टाइप से होते हैं। वैसे इसका आपको पूछेगा नहीं, मेरे हिसाब से इसका नहीं पूछेगा आपको, बस इसका पूछेगा और इसका पूछेगा। इसमें क्या होता है, दो वाइब्रेशन हमको और पढ़ने पड़ते हैं। वाइब्रेशन इनमें भी होता है लेकिन उनको कंसिडर नहीं करते। इसमें देखो ये तीन और ये दो तो आपको समझ में आ गए। ये देखो अगर ये तीनों एक साथ हो गए तो ऐसा रोटेट होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये सबके सब अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रहे हैं। हाँ, पिछली बार ये ऊपर था तो ये डिस्टर्ब कर रहा था, इस बार सीधे हो गए, इसलिए इसमें दो रोटेशनल दिख रहा है। और इसमें ना दो वाइब्रेशनल मोशन होते हैं, ये ऐसा और फिर नीचे, ऐसा और ऐसा नीचे होता है। प्रैक्टिकली देखा गया ये ऊपर नीचे ऐसा होता है, इस साइड और उस साइड भी होता है, तो दो वाइब्रेशन इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो जाता है 7। तो आप लोगों को याद रखना है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5, ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए 7, और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए 6। तो आपको बस ये याद रखना है डेटा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चे समझ गए। अब उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिनोट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल कितने डायमेंशंस में मूव कर सकता है, कितने डायमेंशंस में अपनी एनर्जी को खर्च कर सकता है। लिखिएगा, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, number of independent ways in which a molecule or an atom, in which a molecule or an atom, a molecule or an atom can exhibit motion, can exhibit motion is called degree of freedom, is called degree of freedom। और उसके बाद ये वाला टेबल बना लीजिए आप लोग, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब मोनो एटॉमिक है तो ये एक होगा, डाई एटॉमिक है तो दो होगा, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ट्राई एटॉमिक है तो तीन ही होगा। बस ये और ये आपका जरूरी है, ये भी जरूरी नहीं। इस फैन का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 6। ये छत पे घूम सकता है इधर उधर, वो सब जगह से फिक्स है ना, ये अलग साइंस है इसका। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग पढ़ते हैं 1, क्योंकि वो एक ही मोशन कर सकता है, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है बस। अब इसके बाद लिखिएगा, हो गया ये। तीन पांच छह सात। इसके बाद है हमारा मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर इस चैप्टर में से मुझे कुछ पूछने बोले तो मैं इसको तो जरूर पूछूंगा पहले नंबर पे, कि मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है। इक्विपार्टीशन, इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, और पार्टीशन मतलब उसके पार्ट कर देना, मतलब इक्वल इक्वल पार्ट कर देते हैं हम लोग। जैसे कि देखो ये हवा में इकलौता मॉलिक्यूल है, इकलौता मॉलिक्यूल, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे? 3। मोनो एटॉमिक गैस अभी तो पढ़ा आपने, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये एनर्जी कितनी चीजों में वेस्ट कर सकता है? एक्स में जाने के लिए, वाई में जाने के लिए और जेड में जाने के लिए एनर्जी को वेस्ट कर सकता है, तीन तरीके से वेस्ट कर सकता है। तो मैक्सवेल भैया ने ये बताया था कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है।
एक डायरेक्शन में एनर्जी करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है 1/2 kT एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये मैक्सवेल का लॉ है, अभी बता रहा हूं, अभी सुन लो। 1/2 kT की जरूरत पड़ती है अगर आप एक ही डायरेक्शन में मोशन करना चाहते हैं। अब देखो, ये जो मॉलिक्यूल है ये तो 3 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, तो इसको कितनी है, एक मतलब इसको टोटल कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 3/2 इंटू के इंटू टी। 3 इसके पास 1/2 kT हो जाएंगे। अगर ये 5 डायरेक्शन में मोशन कर सकता है तो इसको कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? 5/2 इंटू kT की जरूरत होगी। अगर ये ट्राई एटॉमिक गैस है, वो भी लीनियर वाली, तो कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू kT। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की हर डायरेक्शन में मोशन के लिए आपको इक्वल एनर्जी की जरूरत है। मैक्सवेल का ये लॉ है, तो लिखिएगा मैक्सवेल्स लॉ। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस, the total kinetic energy of a gas molecule of a gas। अच्छा, अभी देखो, थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने एक चीज डिराइव की थी यहाँ पे, तुम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था। इसमें तुम लोगों ने लिया था ना कि एक गैस है, उसके एक मॉलिक्यूल की, एक एटम की तुम लोगों ने एनर्जी निकाली थी। कितनी आई? 3/2 इंटू के टी। 3/2 इंटू के टी, 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि वो एटम कितनी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है? 3। इसलिए अपने आप देखो 3/2 के टी आया है। ठीक है, तो लिखिएगा द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally distributed is equally distributed among its, ये स्टेटमेंट जैसा का तैसा आप लोग को लिखना है, equally distributed among its all degree of freedoms, all degree of freedoms at absolute temperature, at absolute temperature T, capital T, is half kT। बुक में केबी भी लिखा रहता है, केबी टी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है वो। ठीक है, के लिखोगे तो भी चलेगा। ये चलो, हम लोगों ने वहां पे बी लिखा था ना, तो यहाँ पे भी हम लोग बी लिख लेते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे? हाफ केबी टी। हाँ, ये भी केबी टी। अब देखो, टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने ही उसके पास एनर्जी होगी। तो अगर वो मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाता है? 3। तो 3/2 इंटू के टी। तो आपको बस गैस का नाम देगा और आप उसके पास कितनी एनर्जी आप बता सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखो, ईच मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है? जितना उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे F/2 इंटू के टी। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल, 1 मोल में कितने होते हैं एटम्स? एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो इस एनर्जी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? टोटल नंबर ऑफ एटम से। ये एक एटम की एनर्जी है, एक मॉलिक्यूल की। टोटल की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इतनी। अब थोड़ी देर पहले आप लोग जानते हैं हम लोगों ने क्या लिखा था? R अपॉन Na को हमने क्या लिखा था? केबी लिखा था। तो यहां से Na इंटू केबी, Na इंटू केबी क्या लिख सकते हैं हम लोग? R लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, 1 मोल के लिए इतना है, 5 मोल के लिए कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने मोल बोलेगा। 1 मोल में फिक्स है, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। लेकिन अगर उसने बोल दिया 1.3 मोल, भाई स्मॉल n क्या करेगा? जितना नंबर ऑफ मोल है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद n नंबर ऑफ मोल्स। ये 1 मोल, 1 मोल क्या होता है? n होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, के भी लिख लेना यहाँ पे। ये है मैक्सवेल का लॉ, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, और ये 4 चीजें लिख देना, काम खत्म। उसके बाद आपसे पूछता है एक फॉर्मूला फ्री मीन पाथ का, उसकी कोई डेरिवेशन नहीं है, उसका सिर्फ फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये हो गया।
हो गया। चलो नेक्स्ट है हमारा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? आप एक मार्केट में चल रहे हो, आप थोड़ा सा चलते हो 3 मीटर, फिर ना किसी से टकरा जाते हो, फिर कहीं आंख आंख पे पट्टी बांध के चल रहे हो आप, 3 मीटर चलते हो फिर टकरा जाते हो, फिर कभी 4 मीटर चलते हो टकरा जाते हो, कभी 2 मीटर चलते हो टकरा जाते हो। आपने ना पूरा नोट करते गए, जब उस तरफ पहुंचे ना तो सारी टक्कर को आपने जोड़ लिया, कितने कितने मीटर के बाद में टकराया था डिवाइडेड बाय कितनी बार टकराया था, तो एवरेज कितनी डिस्टेंस के बाद में टकराता हूँ, वही क्या कहलाता है? फ्री मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ जिसमें वो टकराया नहीं। समझ गए ना क्या है? तो यहाँ पे जो एटम है एयर के, वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एक बार टकराएगा, उसके बाद थोड़ा तो रास्ता खाली मिलेगा, फिर वो दूसरे से टकराएगा, फिर थोड़ा सा रास्ता खाली मिलेगा, फिर टकराएगा। तो ये जितने खाली रास्ते थे ना, सबको हम जोड़ के टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखो हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं किसको? फ्री पाथ को। फ्री पाथ को। अगर ये हमारी गैस है, यहाँ पे एक कंटेनर है, यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल है, मैं इसी मॉलिक्यूल की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इस मॉलिक्यूल की आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। ये बाकी भी सेम मॉलिक्यूल है, सेम के सेम मॉलिक्यूल्स है, लेकिन मैं अलग कलर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारा हीरो ये है, हम इसकी कहानी देख रहे हैं। ठीक है, सेम गैस के मॉलिक्यूल है। अब ये चला सबसे पहले और इससे टकराया, इससे टकराने के बाद बाउंस बैक होके इसके पास पहुंच गया, इससे टकराने के बाद बाउंस बैक होके यहाँ आया, और फाइनली फिर इससे टकरा गया और एक बड़ा सा डब्लू बना लिया। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री पाथ 1, इसको हम बोलेंगे फ्री पाथ 2, इसको हम बोलेंगे फ्री पाथ 3, और इसको हम बोलेंगे फ्री पाथ 4। अगर ये सिर्फ 4 बार टकराया तो इसके लिए मीन पाथ क्या हो जाएगा? λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 डिवाइडेड बाई 4। ऐसे करके हम लोग मीन फ्री पाथ निकालते हैं। लेकिन यहाँ तो बिलियंस ऑफ एटम्स हैं, इस केस में हम कैसे करेंगे? एक एक को तो गिन नहीं सकते, और कितनी बार टकराया, और उसकी स्पीड भी कितनी है? आधा किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी ज्यादा स्पीड है, तो हम तो लोग तो उसको काउंट कर नहीं सकते। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो थे, उन्होंने हमको कुछ आइडिया दिया कि आप कैसे निकाल सकते हो। चलो एक बात बताओ, जैसे कि एक बहुत बड़ा सा हॉल है, एक बहुत बड़ा सा हॉल है, वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब खड़े हैं, आपको भी वहां पे आंख में पट्टी बांध के जाना है। तो कुछ चीजों का मुझको आंसर देना कि किन किन चीजों पे ना आपका फ्री पाथ डिपेंड करेगा। जो आपका फ्री पाथ है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक बात बताओ, वहां पे नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा होंगे, मतलब नंबर ऑफ पीपल से कैसे रिलेट करेगा आपका फ्री पाथ? इनवर्सली। इनवर्सली जितने ज्यादा लोग होंगे ना, आपका फ्री पाथ उतना कम होगा, बहुत जल्दी जल्दी आप टकराओगे, है ना। उसके बाद एक बात बताओ कि अगर उस कमरे में एकदम सूमो पहलवान टाइप के लोग हैं, एकदम जबरदस्त टाइप से एकदम चौड़े चौड़े लोग हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी टकराने की ज्यादा हो जाएगी कि कम हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी यार। तो ये जो लैम्डा होता है ना, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया डायमीटर की स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और एक और चीज कौन सी होती है वहां पे? ये दो चीजें हैं बस। तो यहाँ पे ये दो चीजें हैं। उसके बाद ये देखा गया कि ये जो लैम्डा होता है, इन दोनों को एक साथ क्लब किए, लैम्डा को एक साथ क्लब कर दिए, तो 1/n d² मिला। यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है? पाई n d²। तो ये हो जाता है हमारा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, देखो इसको समझो कि यहाँ पे ये है हमारा मॉलिक्यूल, और ये जाने वाला है इस रास्ते में। एनसीईआरटी में यही वाला डायग्राम बनाया है, ये जाना चाहता है इस रास्ते से। अगर यहाँ पे ये जो दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में सफिशिएंट स्पेस होगा तो निकल जाएगा, और अगर सफिशिएंट स्पेस नहीं हुआ तो उसके साथ उसका कोलिजन हो जाएगा। तो देखो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, वो कम से कम इसके डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उतना तो हमको भी पता है यार। हम सीधा, हमारी कार सीधी कब निकल जाती है? जब दो गाड़ी के बीच में हमारे कार के बराबर जगह बची हो, है ना। तो ये डायग्राम उसमें दिया हुआ है। आप लोग चाहो तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये वाला डायग्राम बना के दिखा देना कि इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर डी है, इसका भी डायमीटर डी है, तो बीच में एटलीस्ट यार डी जगह बची रहनी चाहिए, एटलीस्ट डी, तभी वो बिना कोलिजन के आगे जाएगा।
अब देखो ये वाला जो कंक्लूजन था ना, उसमें ऐसा मान के रखा गया था कि यही मूव कर रहा है। अरे भाई ये और ये भी तो मूव कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जब इसको निकाल के दिया था ना, पाई उसमें कांस्टेंट है, तो उन्होंने बोला कि यार तुम तो इनको स्टेशनरी मान ली, ये वेट थोड़ी ना करेंगे, हाँ भाई तू निकल जा। तो वहां पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, थोड़ा सा मॉडिफाई होके क्या हुआ, उसमें एक और नीचे क्या आ गया, √2 भी आ गया। तो फाइनली जो हमारा एक्सप्रेशन बनता है ना, वो बनता है 1/√2 पाई एन टी का स्क्वायर। ये होता है हमारा फ्री मीन पाथ का फॉर्मूला। अभी देखो फ्री मीन पाथ का फॉर्मूला है, आप लोग पहला वाला फॉर्मूला लिखो बस, उसको मैं डिफाइन भी कर देता हूं फ्री पाथ को। The distance traveled by a gas molecule, the distance traveled by a gas molecule between two successive collisions, between two successive collisions is called, क्या कहलाएगी ये, क्या कहलाएगा ये? हाँ अरे जोर से बोलो, अभी पढ़ लिया हमने क्या? ये मीन कौन बोल रहा है बार बार? फ्री पाथ। दो टक्कर के बीच की जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ। और सारे फ्री पाथ का मीन क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। तो इसको लिखेंगे पहले फ्री पाथ, सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। फिर पैरा चेंज करके लिखना, द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस traveled by a gas molecule between two successive collision, अब इसको आप लोग लिख सकते हैं, is known as, मैं रिपीट कर रहा हूं, the average distance traveled by a gas molecule between two successive collisions is known as mean free path। और ब्रैकेट में लिख लेना lambda m, lambda m। एक्चुअली जो आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि इसकी दो बार जो टक्कर होती है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाउ इज इक्वल्स टू होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर इंटू वी। ये होता है जो टाइम पीरियड होता है एक दूसरे से टकराने का। अब देखो अगर मैं इस v को यहां पे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, तो देखो वेलोसिटी इंटू टाइम, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड क्या बच जाएगा? मीटर। और मीटर ही क्या होगा? डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, जो भी, मतलब लेंथ की यूनिट है। तो वहां से फॉर्मूला आता है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है टाउ, वो होता है ये। तो यहां से v को आप इधर ले जाओगे तो v इंटू टाउ, ये बन जाता है क्या? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो फॉर्मूला हमारे पास अल्टीमेटली यही बच जाता है। अब इस फॉर्मूले में देखो हम लोग थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। हाँ, जहां पे n क्या है लिख लो, वेयर, वेयर ये जो d है ये है साइज ऑफ एटम, और n है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल n क्या होता है? पर यूनिट वॉल्यूम, मैंने 1 मीटर क्यूब में कितने उसके मॉलिक्यूल्स हैं। एक मीटर क्यूब का बक्सा है, उसमें मैंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भर दिए, उसमें ऑक्सीजन को हटा के फिर मैंने आर्गन के मॉलिक्यूल्स भर दिए। बताओ किसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा आएंगे? क्यों सेम? अगर मैं एक कंडीशन बोल दूं कि सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मैंने फिल किया है, तो आप बोलोगे भैया तब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। लेकिन यहाँ तो मैंने कोई कंडीशन बोली नहीं है, प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी अलग हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो एन भी चेंज होता रहेगा, है कि नहीं?
इस कमरे में ठंडी के समय में 50 बच्चे बैठ सकते हैं, सब चिपक चिपक के बैठ जाएंगे। गर्मी के समय 50 बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, इतना सफोकेशन हो जाएगा, सिर्फ 10-12 बैठ पाएंगे, है ना। तो जगह उतनी है लेकिन बच्चे अब कम बैठ पा रहे हैं क्योंकि कंडीशंस चेंज हो गई। तो वैसे यहाँ पे स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये लिखना जरूरी है। तो चलो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने अभी अभी देखा कि जो लेमडा एम है वो होता है 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। अगर मैं इसमें ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर लूं और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर लूं, जहां पे स्मॉल m क्या है, एक एटम का मास। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम इनटू पूरे के पूरे एटम्स का नंबर जो कि 1 मीटर क्यूब में है। n क्या होगा, जैसे 1000 एटम पर मीटर क्यूब, तो 1000 नंबर आ गया ना, 1000 नंबर पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब। ये देखो ना, मास किस में होता है, केजी में, और ये क्या होता है, नंबर पर मीटर क्यूब। नंबर तो कोई यूनिट है नहीं, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब, क्या बन जाएगा, रो। भाई आपने 1 मीटर क्यूब के लिए बताया कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उतने मॉलिक्यूल्स को उनके मास से मल्टीप्लाई कर दो। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे का वजन 20 kg है, मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास मिल जाएगा। वैसे यहाँ पे टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो क्या मिलेगा हमको, डेंसिटी। तो नीचे में देखो ये जो टर्म मिल रहा है ना, ये डेंसिटी है। जो टर्म मिल रहा है ये क्या है, डेंसिटी। तो यहाँ पे देखो ऊपर m रह गया, नीचे m इंटू n क्या बन गया, डेंसिटी। ये डेंसिटी है और ये प्रेशर है, अलग अलग लिखना इसको। ये डेंसिटी है और ये प्रेशर है। तो ये वाला भी एक फॉर्मूला लिख लो, मेरे ख्याल से इसमें काम हो जाएगा। बट मान लो आपको एमसीक्यू पूछ दिया कि बताओ इसमें से कौन सा सही फॉर्मूला है, अगर मान लो उसने डेंसिटी के टर्म्स में पूछ दिया तो ये आपको पता होना चाहिए। हर वाले चांसेस तो और भी कम है, पर उसको लिख लो एटलीस्ट। तो ये हमने मीन फ्री पाथ को डिस्कस कर लिया, मीन फ्री पाथ को डिस्कस कर लिया। चलो अब यहां से ना कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग को ग्राफ बनाने हैं, कुछ ग्राफ्स बनाने हैं हमको। डेल्टा लेमडा एम इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर। लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर। ऊपर में क्या आ जाएगा, एम, ऊपर में आ गया एम इज इक्वल्स टू के बी टी अपॉन√2 पाई डी स्क्वायर प्रेशर। इसके ग्राफ पूछता है एग्जाम में। अगर आपको पूछ ले कि मीन फ्री पाथ और एन में क्या रिलेशन है, तो देखो कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसमें और इसमें कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो आप लोग मुझे ना ग्राफ बना के दिखाइए। अगर मैं एन और लेमडा एम के बीच में पूछूं, उसके बाद मैं पूछूंगा किसके बीच में, लेमडा एम और डी के बीच का ग्राफ। उसके बाद में पूछूंगा लेमडा एम और एम के बीच का ग्राफ। लेमडा एम और डेंसिटी के बीच का ग्राफ। उसके बाद टेम्परेचर और लेमडा एम के बीच का ग्राफ। और लास्ट में लेमडा एम और पी के बीच का ग्राफ। सब देख के आप बना सकते हो। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, y इज इक्वल्स टू x, इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है।
y इज इक्वल्स टू 1/x, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? वो ऐसा कुछ कम होता हुआ दिखाई देता है। अब y इज इक्वल्स टू 1/x², इसका ग्राफ ना और भी ज्यादा ऐसा कर्व लिए होता है, ऐसा ज्यादा। ठीक, तो वहां से देखते जाओ और डायग्राम को अपने हिसाब से बनाते जाओ, इसके अलावा तो और कोई रिलेशन है ही नहीं। देखो मीन फ्री पाथ और n के बीच का रिलेशन ऐसे ही बनाया होगा आप लोगों ने। मीन फ्री पाथ और d के बीच का, ये तो ऐसा बहुत ज्यादा कर्व, ये पूरा नीचे से चिपक जाता है इस तरीके का। उसके बाद अगला किसके बीच में? इसके और m के बीच में, तो एक ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर के लिए भी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। उसके बाद प्रेशर के लिए ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। और क्या है? रो, रो के लिए भी कैसा मिलेगा? ऐसी कुछ मिलेगा। तो ये ग्राफ याद रखने की जरूरत है, अगर फॉर्मूला पता है तो आप लोग। और वो फॉर्मूला भी कितने आराम से निकाला था हमने। दो ही चीजों पे तो डिपेंड करेगा, कितने नंबर ऑफ लोग हैं और दुबले लोग हैं कि मोटे लोग हैं, बस। डायमीटर का स्क्वायर और नंबर ऑफ पीपल का, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेसिफिक हीट आप लोगों ने देखा था सीपी और सीवी, उसको हम लोग एफ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? याद है सीवी की वैल्यू आई थी 3/2 इंटू आर, और सीपी की वैल्यू आई थी 5/2 इंटू आर। किसके लिए आई थी? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो वैल्यूज कैसे आई थी वो हम लोग को लिखना है। ठीक है, लिखिएगा, फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature T। अच्छा, आप लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू mCV dt या डेल्टी। एक और फॉर्मूला देखा था अगर मोल बेसिस पे, तो NCV डेल्टी। ये वाला फॉर्मूला याद है ना, CVDT। पानी के लिए भी MCDT हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर इनटू मास या नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से देखो सीवी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीवी इज इक्वल्स टू डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है। तो हीट ट्रांसफर भी हम क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। हीट ट्रांसफर कैसे रही? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तभी तो आपने सीवी का यूज किया है, स्पेसिफिक हीट एट सीवी। तो ये कितना हो जाएगा? इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं यूज करूं तो एम डेल्टा टी। अगर ये वाले फॉर्मूले को यूज करता तो क्या बन जाता? डेल क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन एन डेल्टा टी। सीवीसीपी का फॉर्मूला याद है ना, एमसीपीडीटी एमसीवीडीटी। ये वाले फॉर्मूले हम लोग ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, ये वाले फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। वैसे सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीपी की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी। एमसीपीडीटी होता है वो, एक ही तो फॉर्मूला है एमसीपीडीटी, उसके लिए एमसीपीडीटी। आपको पूछेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो होता है सीवी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने हीट प्रोवाइड की तो क्या कहलाएगी? एमसीवीडीटी या एनसीवीडीटी। मास दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स दिए तो ये वाला फॉर्मूला। तो ये स्पेसिफिक हीट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाली स्पेसिफिक हीट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए लिखिएगा इसमें आगे, फॉर अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी, द इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज गिवन बाय, द इंटरनल एनर्जी, सॉरी डेल्टा यू नहीं, इंटरनल एनर्जी तो यू होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है। चेंज इन इंटरनल, सॉरी
इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय F/2 nRT। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने डिराइव किया था, मैक्सवेल भैया ने बताया था टोटल एनर्जी आप कैसे निकालते हैं n नंबर ऑफ मोल्स के लिए। फॉर्मूला याद है? मैक्सवेल भैया ने बताया था 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आधा kT चाहिए, और नंबर ऑफ टोटल आपको चाहिए तो उसके टोटल फ्रीडम ऑफ टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। उसके बाद इस फॉर्मूले में हम लोगों ने देखो 1 मोल के लिए निकाला था, उसके बाद n नंबर ऑफ मोल के लिए निकाला था, तो F/2 nRT। इस फॉर्मूले का मैं डायरेक्ट वहां पे यूज कर, टोटल एनर्जी गैस की। आपने गैस का वॉल्यूम जो है वो बढ़ने ही नहीं दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। अब देखो, अगर ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहाँ पे गैस भरी हुई है, मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन पिस्टन को मैं ऊपर जाने ही नहीं दे रहा हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई हो रही, तो वर्क होगा क्या? नहीं। जो हीट देंगे उससे क्या बढ़ जाएगा? इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वर्क तो मिलने ही नहीं वाला है। और हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। वर्क क्या बोलते हैं? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब चेंज इन वॉल्यूम 0 है तो डेल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? डी यू के। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एमसीवी डी। तभी हम लोग डेल्टा क्यू को लिखे थे एमसीवी डी, है ना? तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है? हाफ ऑफ एफ एन आर टी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक ही चीज के कारण चेंज होती है, चेंज इन टेम्परेचर के कारण। तो इस साइड भी क्या हो जाएगा? F/2 nR डेल्टा टी। उसके बाद सब बच्चे जानते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी। इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो डेल क्यू किसके इक्वल हो जाता है? डी यू के इक्वल हो जाता है। और डेल क्यू क्या होता है? एन सीवी डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? एनसीवी डी टी। हीट निकालने के दो ही फॉर्मूले हैं। आप पूछोगे सर प्रेशर कांस्टेंट था कि वॉल्यूम कांस्टेंट था? मैं बोलूंगा प्रेशर कांस्टेंट था, तो एनसीवी डी टी एमसीपी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट था तो एनसीवी डी टी। यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट का फॉर्मूला क्या है? एनसीवीडीटी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी टोटल किसके इक्वल हो जाता है? एनसीवीडीटी के। बस उठा के यहाँ पे कर देते हैं, एन से एन डीटी से डीटी कट जाएगा। देखो क्या मिलता है हमको, देखो देखो क्या मिलता है? एनसीवी dt या डेल्टा टी। dt डेल्टा टी एक ही चीज है। एनसीवी डेल्टा टी, इसको भी डेल्टा टी लिख लो चाहो तो। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू F/2 nR डेल्टा टी। तो यहां से n से n कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, और CV इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको? F/2 इंटू R। ये है हमारी CV की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कुछ और बच रहा है क्या? नहीं। F/2 इंटू R। समझ में नहीं आ रहा है? बस 5 मिनट, मुझे भी डॉक्टर के यहाँ जाना है, अभी मैं जल्दी छोड़ूंगा। तो CV की हमारी वैल्यू आ गई, CV की हमारी वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? यहां तक के नोट करो। अच्छा कर ली हो गया नोट? हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू, हाँ, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। अब देखो CP माइनस CV की वैल्यू अभी अभी हमने क्या निकाली है? F/2 R इज इक्वल्स टू हो जाएगा R। तो यहां से CP की वैल्यू क्या होगी? ये उस साइड जाएगा, दोनों में से R कॉमन निकलेगा, R कॉमन निकलेगा और 1 प्लस F/2, ये आ गया CP। CP की वैल्यू भी आ गई, हम लोग वहां पे निकाला करते थे। उसके बाद एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं गामा। याद है एडियाबैटिक इक्वेशन आती थी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू सी। तो गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट था, और गामा की वैल्यू क्या होती थी?
सीपी अपॉन सीवी। सीपी और सीवी के दो ही रिलेशन थे, रेशियो वाले को गामा कहते थे, डिफरेंस वाले को आर कहते थे। तो देखो यहां से आप लोग गामा भी निकाल सकते हो। सीपी कितना आया है, आर 1+f/2, और सीवी कितना आया था, f/2 आर से आर कट जाएगा और गामा इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, 1+2/f। गामा इज इक्वल्स टू 1+2/f। जाना है, चलो टेंशन मत लो। 1+2/f। चलिए यहां तक कि हम लोगों ने देखा सीपी सीवी की वैल्यू निकाल ली, हमने एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग एक और डेरिवेशन कर रहे हैं, वो इस नाम से आएगा डिराइव मेयर्स इक्वेशन। और मेयर्स इक्वेशन क्या है, जो हम लोगों ने वहां लिखी है उससे ऊपर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, पूछा था ना। हाँ, ये हम लोगों ने दो बार पढ़ी है, एक बार थर्मोडायनेमिक्स में हमने इसको पढ़ चुके हैं, मैंने बोला था इसको हम लोग दो बार डिराइव करेंगे, वहां हम लोग डिराइव कर चुके थे, यहाँ पे भी हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो चलो इसको डिराइव करते हैं। देखो डेल क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, ये बात सब लोग जानते हैं। डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हीट दो टाइप से ट्रांसफर कर सकते हैं, एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम में हम लोग हीट को प्रोवाइड करते हैं तो हीट की वैल्यू कितनी आती है, एन सीवी dt। और दूसरा तरीका क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दूसरा तरीका क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें इसकी वैल्यू कितनी आती है, एन सीपी dt। एन सीपी dt या एन सीपी डेल्टा टी, जो भी बोलना है, dt डेल्टा टी, ये दो वैल्यूज आती है। तो एक तो देखो हमको पता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पीडीवी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। याद है हम लोगों ने निकाला था हर इक्वेशन के लिए, विप्लव से में पूछता था, इंटीग्रेशन करके वो बताता था उसके नीचे का एरिया निकालना है। तो ये जो होता है, ये होता है क्या, P इंटू डीवी, पीडीवी। पीडीवी या पी डेल भी लिख लो, इसको सब डेल ही रहने देते हैं, पी डेल भी, नहीं तो डी से डेल कैसे करेगा ये कंफ्यूजन हो जाएगा। डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो देखो एक तो है कौन सा वाला, ये वाला, और यही किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है। क्यों ये डी के इक्वल होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू डी यू। क्यों डी के इक्वल होता है, क्योंकि अगर वॉल्यूम जीरो होगा तो डी डेल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डी के। कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कितनी होती है, एनसीवी dt। तो एनसीवी dt और डी की वैल्यू सेम होती है। अब अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर वाली है तब तो ये जीरो नहीं होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम नहीं है, और ये तो ऑलरेडी इसके पास है, तो ये वाली कौन सी कहलाएगी, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये टाइप की तो प्रोसेस है, तो ये वाली प्रोसेस कौन सी हो जाएगी, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एन सीपी dt या एम एन सीपी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा पी, लिख सकते हैं हम लोग ऐसा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, एनसीपी dt के। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जब दोनों चीजें हो रही है मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। अब इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन क्या है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो सीपी है, सीवी को ले आओ, तो सीपी माइनस सीवी, और दोनों के पास एन डेल्टा टी है, तो एन डेल्टा टी को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, पी डेल वी, पी डेल। अब इसको उठा के यहाँ पे नीचे लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी अपॉन एन डेल्टा टी। ये किसके जैसे दिख रहा है, आपने पढ़ा है ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी।
चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, P del V अपॉन N डेल्टा T किसके इक्वल है? R के इक्वल। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R। तो हमारी इक्वेशन प्रूव हो गई, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको लिखवाता हूं मैं, आप लोग क्वेश्चन लिखिए। डिराइव मेयर्स इक्वेशन, ये ऐसे ही पूछता है, डिराइव मेयर्स इक्वेशन, या पूछता है प्रूव Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R, या ऐसा पूछता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स, यानी Cp माइनस Cv की वैल्यू पूछ रहा है। वो अलग अलग तरीके से पूछता है। आपके में कैसे पूछा था? लखन सर बहुत अच्छे हैं। तो Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R उन्होंने पूछा था। तो लिखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, for a process, for a process, ये दोनों लिख लो। हमने हमारे थर्मोडायनेमिक्स में ना, जब वॉल्यूम चेंज होता है तभी हम लोग क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है। जैसे आपकी गाड़ी देखो, अगर उसका पिस्टन अंदर मूव नहीं करेगा तो अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। अंदर वॉल्यूम चेंज होता है गैस का, बहुत हाई प्रेशर डेवलप होता है, उस वजह से वॉल्यूम चेंज होता है और पिस्टन आगे पीछे होता है। सोचो अगर पिस्टन आगे पीछे ना हो, अंदर कितना भी प्रेशर डेवलप हो, तो किसी काम का है क्या? नहीं। चेंज इन वॉल्यूम जरूरी है। चेंज इन वॉल्यूम होगा तो पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा और हमारे व्हील को पावर मिलेगी। तो चेंज इन वॉल्यूम ही हमको वर्क प्रोवाइड करता है, याद रखना। तो हमने वो दो लिखा। उसके बाद लिखना नेक्स्ट लाइन में, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू वे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख लेना, एल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू इज इक्वल्स टू एन सी बी डी टी। डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू इज इक्वल्स टू एन सी बी डी टी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखना, और एट कांस्टेंट प्रेशर, और एट कांस्टेंट प्रेशर, ब्रैकेट में लिखना डेल क्यू इज इक्वल्स टू एनसीपीडीटी, एनसीपीडीटी। तो ये वो हीट ट्रांसफर है, देखो इसमें आपको वर्क भी मिल रहा है। अगर वर्क मिल रहा है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं, तो कौन सी होगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डेल क्यू अभी आप लोगों ने क्या लिखा? एनसीपीडीटी। और डीयू की वैल्यू किसकी इक्वल होती है? एनसीबीडीटी के। तो लिख देना, नेक्स्ट लाइन में ये लिखो और करते हुए यहां तक के पहुंच जाओ। अच्छा, अब आप लोग हर गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू लिख सकते हैं। सीवी क्या होता है? एफ बाई टू इंटू आर, एफ बाई टू इंटू आर। तो देखो मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप लोग फिल करेंगे। इस टेबल में मैं ऊपर लिखूंगा गैस, यहाँ पे लिखूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे लिखूंगा सीपी और यहाँ पे लिखूंगा सीवी फॉर मोनो एटॉमिक गैस। सीवी की वैल्यू कितनी होती है? एफ बाई टू इंटू आर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? एफ बाई टू प्लस वन इंटू आर। ये कितना होता है इसके लिए? 3।
इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा ये 3/2 इंटू आर, 3/2 में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5/2। उल्टा लिखे थे क्या हमने पिछली बार, सीवी पहले बाद में सीपी, है ना, कुछ भी कर सकते हो। वैसे डाई एटॉमिक गैस के लिए ये हो जाता है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 आर, और ये हो जाएगा 7/2 आर। बस इतनी की जरूरत है, इसके आगे की जरूरत नहीं। वैल्यूज पुट करोगे आ जाएगा। इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट रियल गैस, फटाफट खत्म करते हैं इसको। रियल गैस, आइडियल गैस तो मन का धोखा है, वहम है, ऐसी कोई गैस होती नहीं है। जितनी भी गैसेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, रियल गैसेस कहलाती है। हाँ, किसी रियल गैस को आप आइडियल गैस मान सकते हो। कब मान सकते हो, किस कंडीशन में, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, या हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। बताओ दोनों में से किस में, लो टेम्परेचर, हाई नहीं, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बताया था मैंने, लुइस फिलिप की शर्ट, लुइस फिलिप, लो प्रेशर, लो प्रेशर। आपको लेना चाहिए कि प्रेशर नहीं, फिर भी बोलते हैं ना लो प्रेशर। लो प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में आप रियल गैस को आइडियल गैस मान सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो हमेशा तो ऐसी कंडीशन प्रिवेल नहीं करती है, तो उस समय हम लोग ये आइडियल गैस इक्वेशन, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब नहीं लगा सकते। तो एक अलग इक्वेशन है रियल गैसेस के लिए, बस आपको इक्वेशन का नाम पढ़ना है, उसके ऊपर और कुछ नहीं करना है। लिखिएगा रियल गैस, इसमें लिखिएगा द गैसेस एक्चुअली फाउंड इन नेचर, the gases actually found in nature are called real gases, are called real gases, full stop। क्या ये गैस लॉज को फॉलो करेंगे, वो तो आइडियल गैस के लिए था। देखिएगा दे डू नॉट फॉलो गैस लॉज। उसके बाद अगली लाइन में एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, क्या पता कहीं किसी को पूछ ले। अ रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, अ रियल गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस at high temperature and low pressure। फिर लिखिएगा, अब इसी के अंदर एक छोटी सी हेडिंग है कि अभी किस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। कौन सी इक्वेशन को फॉलो करती है, वांडरसवाल इक्वेशन, नाम सुना है इससे पहले, वांडरसवाल। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, ब्रैकेट में लिख लेना वांडरवाल्स इक्वेशन, वांडरवाल्स इक्वेशन लिखिए। लिखिए इसको, यही हमारी वांडरवाल्स इक्वेशन, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर v माइनस बी इंटू आर, ये होती है हमारी वांडरवाल्स इक्वेशन। वहां पे हम लोगों ने कितनी आसानी से पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू आरटी। यहाँ पे पी के साथ भी कुछ जुड़ गया और वी के साथ भी कुछ घट गया, ठीक है। ए और बी क्या होते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं। हर गैस के लिए कांस्टेंट अलग अलग होंगे, हर गैस के लिए कांस्टेंट अलग अलग। लिखिएगा इसमें, तो देखो जैसे ये हम लोग पढ़ते थे पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, 1 मोल गैस के लिए ये कहलाता था हमारा आइडियल प्रेशर, और ये होता था हमारा आइडियल वॉल्यूम, आइडियल गैस का आइडियल प्रेशर। वैसे ये क्या हो जाएगा, रियल प्रेशर, रियल प्रेशर, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल वॉल्यूम, इसको हम लोग कहते हैं रियल वॉल्यूम। ये पूरे टर्म को, इस ब्रैकेट को रियल प्रेशर, इसको बोलेंगे हम लोग रियल वॉल्यूम। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट्स,
where E, A and B are constants, also called van der Waals constant, also called van der Waals constant। तो मुझे A और B की यूनिट बताएंगे? चलो B की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉल्यूम में से सिर्फ वॉल्यूम माइनस हो सकता है। क्या 5 लीटर में से 3 किलोग्राम आप माइनस कर सकते हैं? नहीं। 5 लीटर से 5 लीटर, ये वॉल्यूम है मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में से क्या माइनस हो सकता है? मीटर क्यूब। तो बी की यूनिट तो एकदम इजीली दिख गई हमको, मीटर क्यूब। यहाँ पे देखो पी किस में होता है? प्रेशर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इस पूरे की यूनिट भी क्या आनी चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आनी चाहिए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आनी चाहिए। तो देखो ए की यूनिट क्या आनी चाहिए? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट आनी चाहिए इतना। भैया ये तो है ए, इसकी यूनिट हमको निकालना है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब, और उसके ऊपर भी लगा हुआ है क्या? स्क्वायर। तो हमने लगाया मीटर क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अब हम सब कुछ कट करने वाले, न्यूटन को भी मैं चेंज कर देता हूं, न्यूटन को लिख लेता हूं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या यहां से आप मुझको ए की यूनिट बता सकते हैं? ट्राई करो, बस कट पिट तो करना है आपको। पहले तो ये मीटर से मीटर कट जाएगा, एक ही मीटर नीचे बचा, और यहाँ पे कितने मीटर है? 6। तो यहां से 5 मीटर वहां पे जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे करना है? देखो किलोग्राम, देखते ही मैंने इस मीटर से इस स्क्वायर को काट दिया। अब यहाँ पे देखो मीटर की पावर 6 है और वहां पे एक मीटर है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा मीटर की पावर 5, और नीचे तो सेकंड स्क्वायर है ही। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? M1 L5 T-2। ये सब याद रखने वाली चीज थोड़ी ना, आप याद थोड़ी ना करोगे, डायमेंशन निकाल सकते हो। आगे फोन M1 L/5 - 2, और B का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L3, क्योंकि सिर्फ वो मीटर क्यूब है, तो उसका भी डायमेंशन हम बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आध दो डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर की डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए जिससे ऊपर आप उसको लिक्विफाई कर ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन। उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर कभी आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन इसको डिफाइन करते हैं उल्टे टाइप से। ऐसा डिफाइन करते हैं कि एक वो टेम्परेचर जिसके नीचे आप प्रेशर को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिक्विफाई कर सकते हैं गैस। मैंने ऊपर का बता दिया लिक्विफाई नहीं कर सकते, लेकिन नीचे तो कर सकते हैं ना। तो क्रिटिकल टेम्परेचर को ऐसे डिफाइन करते हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बिलो आप प्रेशर को चेंज वेंज करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा क्रिटिकल टेम्परेचर, इट इज दैट टेम्परेचर, it is that temperature below which a gas can be liquefied, a gas can be liquefied
only by इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है। आप गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लाना चाहते हैं ना, तो प्रेशर को बढ़ा दीजिए, वो लिक्विफाई हो जाएगी। आपने कभी देखा है हमारे घर में जो सिलेंडर होता है, उसमें उसका नाम क्या होता है? एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो उसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा है, वो हवा में निकलती है तो प्रेशर उसका कम हो जाता है, तो वो लिक्विफाइड नहीं रह जाती। लेकिन देखो सिलेंडर के अंदर वो लिक्विड स्टेट में है, टेम्परेचर तो सेम है, सराउंडिंग में रखी हुई है ना, प्रेशर को आपने बढ़ा दिया तो वो लिक्विड स्टेट में आ गई। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे आप प्रेशर को इंक्रीज करके गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, क्या कहलाता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिएगा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, बस खत्म। हाँ, लिखिएगा मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस, minimum pressure required to liquefy a gas when it is at critical temperature। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर से अब गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी, तो वो कौन सा प्रेशर है जो क्रिटिकल टेम्परेचर वाली गैस को भी लिक्विफाई कर देगा? वही क्या कहलाएगा? क्रिटिकल प्रेशर कहलाएगा। पूरा लिख लिया ना हमने? क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम होता है उसी हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। हमने एक दूसरे की हेल्प से इसको कैसे डिफाइन कर लिया। मैं कहाँ रहता हूँ? तेलीबांधा में, मतलब मेरे घर का नंबर है G11, इनका नंबर क्या है सीधे बोल दिए उसके बाजू में, उसके बाजू में हमने सिर्फ टेम्परेचर को डिफाइन किया, फिर बोल दिया टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है उसी को हम क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और वॉल्यूम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है उसी हम क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे। लिखिएगा एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट क्रिटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर, critical temperature, the volume of 1 mole of gas, 1 mole of gas is known as critical volume, critical volume। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे किसको? वेक्टर को। उसके जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितना भी उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो सब कुछ हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। और ये सबसे ज्यादा बेनिफिट कब करता है, किन बच्चों को करता है? जो घर से एक बार पढ़ के आते हैं रिवाइज करके। ठीक है, तो ऊपर ऊपर से भलाई एक बार देखो, लेकिन सारी चीजें देखो, एटलीस्ट सिलेबस में क्या क्या है वो सब चीजें देखो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों। I'm not